सुप्रभात बहनों। कक्षा 10वीं कल हम पढ़ रहे थे मन्नू भंडारी जी के जीवन के बारे में, उनके लिखे हुए पाठ। एक कहानी है भी, आज आगे देखते हैं। कह रही हैं, बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं, जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो बहुत कुछ रहा था। सन 1942 के भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध तथा मतभेद की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षक उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत को परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कखरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्ति हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीते न बीते साहित्य की दुनिया सतत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर वह उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बाधा कि उसी झोंक में शेखर को एक बार फिर पड़ गई, इस बार कुछ समझ में के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग गए थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारों के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ जिसमें वैसे भी घर बैठे रहना संभव भला था, जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर घर में मचा हुआ था और एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं, बैठूं, जानूं, समझूं, साथ हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकताओं के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रघु में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी या यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके प्रकोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबान निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा। सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान पर जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ जाते समय पिताजी के मुंह दिखाने से घबरा रहे थे। अब कहाँ बड़े गर्व से कह आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायती दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है। भंडारी जी, आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने अपनी लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब के बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज के 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया।
हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी इस पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ था।